খেলা হবে, বিকাশ হবে। स्वागत है आपका सहारा समय में। मैं हूं आशुतोष भाटिया। 5 राज्यों में चुनाव की गहमा गहमी है। कहीं तीसरा चरण है तो कहीं आखिरी चरण है तो कहीं एक ही चरण में चुनाव हो रहे हैं। तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में एक ही चरण में विधानसभा के चुनाव, तो असम में आखिरी चरण में आज चुनाव हैं। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण का मतदान फिलहाल जारी है। पश्चिम बंगाल में हुगली, हावड़ा और दक्षिण 24 परगना की 31 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जबकि असम की बात करें तो निचले हिस्से में 40 सीटों के लिए आज मतदान जारी है। इस चरण में मुस्लिम प्रभावशाली भूमिका में हैं और कांग्रेस और एआईयूडीएफ ने वोट ट्रांसफर रोकने में ये दोनों दल जुट गए हैं। निचले असम की बात करें तो 12 जिलों में 40 सीटों पर मतदान असम की तकदीर तय कर सकता है। अगर बात दक्षिण के राज्य तमिलनाडु की करें, 234 विधानसभा सीटें हैं। उन पर एआईएडीएमके की जयललिता की पार्टी और डीएमके करुणानिधि की विरासत बचाने के लिए ये दोनों दल मैदान में उतरेंगे। तमिलनाडु में 2016 में एआईएडीएमके सत्ता में आई थी। केरल में लेफ्ट की अगुवाई वाला एलडीएफ कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ से लोहा ले रहा है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की अगर बात करें तो कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी समर्थित एनआर कांग्रेस से है। तो यह विधानसभा चुनाव में आज तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। খেলা হবে, বিকাশ হবে। 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में मतदान फिलहाल जारी है। चुनाव आयोग के मुताबिक दोपहर 3 बजे तक असम में 67.34%, केरल में 56.41%, पुदुचेरी में 55.37%, तमिलनाडु में 50.17% और पश्चिम बंगाल में 66.52% वोटिंग हुई है। वहीं वेस्ट बंगाल के उलुबेरिया में तृणमूल कांग्रेस के नेता के घर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मिली है। चुनाव आयोग ने इस मामले में सेक्टर अधिकारी को निलंबित कर दिया। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण में 31 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है और असम में आखिरी चरण के वोट डाले जा रहे हैं। वहीं तमिलनाडु में 234 सीटों पर एक ही चरण में मतदान हो रहा है। यहां एआईएडीएमके और डीएमके के बीच सीधा मुकाबला है। बात अगर केरल की करें तो यहां पर भी 140 विधानसभा सीटें हैं जिन पर एक ही चरण में पूरा मतदान हो रहा है। केरल में त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। एलडीएफ और यूडीएफ के साथ साथ अब बीजेपी भी चुनावी मैदान में है। पुदुचेरी में 30 सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग हो रही है। कांग्रेस ये चुनाव डीएमके के साथ गठबंधन करके लड़ रही है। बीजेपी भी ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस एआईएडीएमके के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। अभिनेता कमल हसन भी अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। आपको बताते चलें कि पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान संपन्न होगा, जिसका टीएमसी ने विरोध किया था। सभी राज्यों के चुनाव के नतीजे 2 तारीख 2 मई को आएंगे। मतदान के मद्देनजर सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए गए हैं। चुनावी घमासान के बीच पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। आपने कहा कि सभी मुसलमान एक हो जाओ, वोट बंटने मत दो। दीदी, आप ये कह रही है, इसका मतलब है कि आपको यकीन हो गया है कि मुस्लिम वोट बैंक की आपकी जो ताकत आप मानती थी, वो मुस्लिम वोट बैंक भी आपके हाथ से निकल गया है। मुस्लिम भी आपसे दूर हो गए हैं। जो बात आप बोल रही है, अगर हमने कहा होता कि सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, बीजेपी को वोट दो, तो दीदी ये इलेक्शन कमीशन
हमें 8-10 नोटिस भेज देता। प्रधानमंत्री को भी नोटिस आती, अध्यक्ष को भी आती, उम्मीदवार को भी आती। अरे इतना ही नहीं, सारे अखबार देश के पहले पेज पर भरे पड़े होते और दुनिया भर के एडिटोरियल लिख करके हमारे बाल नोच लिए होते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ममता पर एक के बाद एक निशाना साध रहे हैं और आज उन्होंने ये सब कहा। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को एकजुट करने वाला इस तरह का बयान अगर हमने चुनावी मैदान में दिया होता तो सबको इलेक्शन कमीशन के नोटिसेस आ जाते। बड़ी बहस में हम इन्हीं तीसरे चरण पर चर्चा करेंगे। इस चुनावी चरण में हमारे साथ शिरकत के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ भास्कर घोष जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। साथ ही जगदीश शर्मा जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं नोएडा स्टूडियो में। इसके अलावा सुनील कौशिक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ संजय सरकार, तृणमूल कांग्रेस के नेता भी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिवादन। सुनील जी, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा, शुरुआत आप ही से करूँगा। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव पूरा अगर आप देखें तो हरे कृष्ण, जय श्री राम, ममता बेगम, मजार मंदिर, मीर जाफर, चंडी पाठ, इन्हीं सब चीज़ों के इर्द गिर्द जुड़ा हुआ है। आपको ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव का सबसे निर्णायक और सिग्निफिकेंट फैक्टर एक ये ध्रुवीकरण ही है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी बात से भाटिया साहब सहमत हूँ, क्योंकि जब विकास के मुद्दे गौड़ हो जाएं और जब जनता से जुड़े मुद्दों पर रैलियों में बात ना हो, जनता के बीच बात ना हो जी, और लगे जो राजनीतिक दल है कि मेरे पास कुछ कहने को और करने को जनता के बीच कुछ है ही नहीं, तो ऐसी बातें मंचों के माध्यम से देखी गई हैं। ये पहला इलेक्शन नहीं है, लगभग तमाम ऐसे राज्यों में घटनाएं कह सकते हैं हम किस तरीके की बातें रखी गई हैं राजनीतिक नेताओं द्वारा। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो देखने को मिल रहा है वो मुझे लगता है हद से ज़्यादा है। जिस तरीके से शुरू में जो शुरुआत की, ममता दीदी ने जब जय श्री राम के नारे लगे तब उसमें बहकी वो और उनको गिरफ्तार करने का जो बातें कहीं, वहाँ से ही केवल टीएमसी नहीं मुद्दा दिया गया। मुझे लगता है कि श्री राम के मुद्दे से या तो ममता दीदी भड़की न होती तो ये श्री राम जिंदाबाद का मुद्दा मुझे लगता है इस इलेक्शन में नहीं होता। तो ये राजनीतिक पार्टियां हैं, कौन से मुद्दे को कहाँ से उठाएंगी, और बीजेपी तो इस बात में मैं कहूँगा माहिर है निश्चित तौर से, क्योंकि ऐसे मुद्दों को उठाने में और जनता के बीच पैंठ बनाने में, जनता के दिमाग में उन बातों को विकसित करने में माहिर है। और जब विकास के मुद्दे की बात होगी, आप बताइए कि जब बीजेपी वहां चुनाव लड़ रही है तो कम से कम बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे को रख करके बार बार चुनाव में क्यों जाती है प्रदेश के? चलिए हम संजय सरकार जी का रुख करेंगे, तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे मैं एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिस लाइन पर ममता बनर्जी पर निशाना साधा उस पर आपका रिस्पॉन्स चाहूंगा, और साथ में ये चाहूंगा कि क्या आप ये मानते हैं कि ध्रुवीकरण पश्चिम बंगाल में हो चुका है और मतदाता इस आधार पर वोट दे रहा है वहां पर? देखिए, दीदी हर जनता को इकट्ठा होने के कारण बोला है लोकतंत्र के हत्याई हो रहा है, लोकतंत्र को अपहरण हो रहा है, लोकतंत्र को बलात्कार हो रहा है। ठीक है, यहाँ मोदी जी विकास के मुद्दा पर यहाँ पर कोई चुनाव प्रचार नहीं है, सिर्फ तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण के ऊपर यहाँ बंगाल में चुनाव करने के लिए है। यानी मानते हैं आप इस बात? संजय जी मैं आपको रोकूंगा। संकल्प पत्र को अच्छा से पढ़िए जो भाजपा ने लिखा है, उसमें कोई अपीसमेंट नहीं है, उसमें कोई पोलराइजेशन नहीं है, उसमें सिर्फ विकास ही है। चुके हैं, ये कुछ काम नहीं करता, सिर्फ भाषण देता है, इनको पास वेतन देने के लिए कुछ नहीं है। तो 7 साल में 23 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को संस्था है जिसको बंद कर दिया गया। और आपको इसको पहले भी आपको स्टूडियो में बैठ के भी हम बताया था, जो संस्थाओं के माध्यम से आप पैसा लूट रहे थे उसी संस्थाओं को बंद किया गया। संजय जी, क्या घट चुका है? आपको मालूम है 1739 साल में बंगाल में ये हिंदुस्तान में 22 मार्च के दिन में नादिर शाह हिंदुस्तान मतलब दिल्ली दखल किए थे और उस दिन सोने जहर से लेकर सब कुछ लूटपाट किए थे। संजय जी, ये आप इतिहास को गलत इस्तेमाल मत कीजिए, इतिहास को गलत इस्तेमाल मत कीजिए। कौन से बेंगोल केमिकल ये प्रॉफिटेबल संस्था था, ब्रिजेन ग्रुप ये प्रॉफिटेबल संस्था था, और दुर्गापुर एलॉय। फिर संजय जी मैं टोक रहा हूँ, ब्रिजेन ग्रुप बंगाल केमिकल। संजय जी, ये जो तमाम सारे जो दूसरे विषय साल से लॉस में चल रहा है, जो दूसरे विषय हैं, चर्चा लंबी है, आपके साथ जरूर इन सब विषयों पर आऊंगा, लेकिन मैं आपसे ये फिलहाल जानना चाह रहा था कि क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरह का जो ध्रुवीकरण है वही पश्चिम बंगाल का चुनाव का रुख निर्धारित करने जा रहा है, और कमोबेश आप ये बात मानते भी हैं? बहरहाल एक चीज और सुनील जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि
पश्चिम बंगाल में जिस तरह के पोलराइजेशन का हम जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर फुरफुरा शरीफ के जो पीरजादा अब्बास सिद्दीकी हैं, धर्मगुरु हैं, लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन के साथ हैं, वो भी इस ध्रुवीकरण की मुहिम को मतदाताओं के बीच में लॉन्च करने में पीछे नहीं हैं। यही स्थिति, ये जो स्थिति वहाँ पर पैदा हो रही है, आपको ऐसा लगता है कि अगर हिंदुओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो वोटों के बंटवारे का कोई मंच पश्चिम बंगाल में मौजूद नजर नहीं आता, जबकि मुस्लिम्स के बंटवारे का मंच फिलहाल मौजूद नजर आता है, ममता और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी या कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन। ऐसा माना जा सकता है? आपको लगता है कि इस आधार पर बंटेगा मुसलमान वोट वहां पर? बिल्कुल बंटेगा, और मैं इस बात से बड़ा भ्रमित भी हूँ और बड़ा अचंभित भी हूँ कि ऐसी बातें रैलियों के माध्यम से कही गई। मुझे लगता है चुनाव आयोग क्या कर रहा है, या धार्मिक अपील कहीं से की जाती है तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को बड़ी और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन एक भी बड़ी और कड़ी कार्रवाई वहाँ देखने को नहीं मिल रही है। जिस तरीके से धार्मिक बातें कही जा रही हैं, हिंदू मुस्लिम की बातें कही जा रही हैं, बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है कि चुनाव के समय में कोई भी धार्मिक और जातीय बातें नहीं कही जाएंगी, न कोई अपील ऐसी कोई कर सकता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में और कुछ देखने को मिलेगा। आज का इलेक्शन हो चुका है और आज के बाद आपको देखा सारे राजनीतिक पार्टी के नेता अब पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेंगे। तमिलनाडु, असम और केरल लगभग आज सारा निपट ही गया है, केवल अब पश्चिम बंगाल रह गया। अब पश्चिम बंगाल में अभी 5 चरण और हैं, तो अभी 3 चरण तक तो क्या रहा, अभी अगले चरणों में आशुतोष जी अब देखने को मिलेगा कि जो सीमाएं लांघेंगे राजनीतिक दल के नेता। मुझे लगता है कि 21वीं सदी का ऐसा इलेक्शन होगा जहां बहुत सारे एग्जाम्पल विकसित किए जाएंगे, यानी अभी जबान और ज्यादा फिसलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, जगदीश शर्मा जी कांग्रेस के नेता हैं, आपसे जानना चाहूंगा जगदीश जी कि पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है क्या ममता बनर्जी के स्टांस को देखते हुए, उनके बयानों को देखते हुए, कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जो है वो बीजेपी का जो ट्रैप है उसमें कहीं ना कहीं फंसती जा रही हैं? आशुतोष जी, सही बात तो है। अभी मैं टीवी में देख रहा था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा वहाँ पे कि अगर ममता जी जैसे कह रहे सारे मुसलमान एक हो जाओ और बीजेपी कह देती कि सारे हिंदू एक हो जाओ, तो चुनाव आयोग के नोटिस पे नोटिस आ जाते। अच्छा मजाक कर लेते हैं प्रधानमंत्री जी। चुनाव आयोग ने क्या नौकरी नहीं करनी? चुनाव आयुक्त ने जब तो कुछ कहा नहीं, जब भारतीय जनता पार्टी ईवीएम मशीन लेके घूम रही है अपने घरों में, कारों में, हर बार चुनाव में देखा जाता है। अब टीएमसी भी घूम रही है। कहीं ना कहीं ये सारा चुनाव आयुक्त और सरकार का मिले जुले का खेल है। और जो चुनाव जिन मुद्दों पर होने चाहिए, जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया, कौशिक जी ने, मुद्दों की तो बात ही नहीं है। विकास तो बहुत दूर चला गया है, कहीं ढूंढा भी नहीं मिल रहा है। एक बार भी पिछले 7 साल से हमारे देश के मुखिया चुनाव में हैं, पर यही बात करते हैं, हिंदू मुसलमान के दीदी तिलक से घबरा गई है, मुसलमान यहाँ से भाग गया है। अरे भारत के लोगों की बात कब करोगे? आप गंगा जाते हैं तो गंगा का बेटा बन जाते हैं, आप बिहार जाते हैं बिहार का बेटा बन जाते हैं। आप क्या कभी भारत के बेटा भी बनेंगे? नहीं बन सकते, क्योंकि भारत के बेटे राजीव गांधी थे जो भारत की बात करते थे। टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया चुनाव को भी। हिंदू मुसलमान, सिख, ईसाई, हर आदमी, अब तो देखा किसान के रूप में जाट और वो भी लड़ पड़े हैं। नहीं, इस देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं? आप ये मानते हैं कि ये राजनीति पूरी तरह से गलत है और बंद होनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल बंद होनी चाहिए। तो आपका इस राजनीति से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, ये भी? राजनीति के मुद्दों में उनके किए हुए वादे पर जब हमारी सरकार, मैं आपसे ये सवाल इसलिए ज्यादा पूछ रहा हूं यहाँ पर, मैं जवाब दे रहा हूं, क्योंकि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी आपके साझीदार हैं। आप एक बार जवाब ले लीजिए। और अगर इस तरह के धार्मिक ध्रुवीकरण वाले बयानों का अगर हम जिक्र करें तो शायद नंबर 1 पे वो पश्चिम बंगाल के। देखिए, कोई भी दल हो, मैं कहता हूं राजनीति करनी है तो मुद्दों पर करनी चाहिए। हमारी जब सरकार थी तो बीजेपी ने सर पे सिलेंडर लेके गाड़ी पेट्रोल चला गया। हमारे जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी कहां बैठे, तो वीडियो सोशल मीडिया में चल रहे हैं। मुद्दों की बात करें, मुद्दों पर आ जाएं। आज महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, अच्छी बात, नौकरी की बात नहीं करेंगे, यानी धार्मिक ध्रुवीकरण की ना करें। हाँ, बिल्कुल ना करें। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी जो आपके गठबंधन के साझीदार हैं, भारत में हर आदमी है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई हो, गठबंधन के साझीदार हैं पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, उन पर क्या कहेंगे आप? आशुतोष जी, वो जवाब नहीं। मैं जवाब दे रहा हूं ना, मैं जवाब दे रहा हूं। अगर कोई हमारा समर्थन भी ऐसी बात करता, मैं विरोध करता हूं, तो जवाब लो ना, खुला जवाब लो, खुला जवाब लो। अगर कोई हमारा समर्थक भी राजनीति में धर्म की बात करता है तो हम उसका समर्थन नहीं करते, हम विकास की बात करते हैं। नहीं, आप ये बताइए, आपको बता रहा हूं, क्या जवाब चाहते हैं से लीजिए ना। भास्कर जी, मैं लौटूंगा आपके पास। मुसलमानों के लिए क्या बयान उन्होंने दिया है? भास्कर जी, देखिए, जो बयान दिया ना, हमारा उससे समर्थन नहीं है। राहुल गांधी भारत की बात करते हैं, प्रियंका गांधी भारत की बात है, राजीव गांधी ने भारत बनाया। कौन से मुद्दे पे बात कर रहे हैं आप? हम हिंदू मुसलमान की राजनीति कभी नहीं करते। अच्छी बात है, सब जानते हैं, जगदीश किसी से छिपानी है। जगदीश जी, जी, अच्छी बात है, भारत बनाया,
ये सब ठीक है, आप इतिहास का जिक्र कर रहे हैं। मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर सांप्रदायिक राजनीति से दूरी बनाने का हम जिक्र करें, जो कि एक अच्छी बात होनी चाहिए, तो फिर इस पर हमारा जो स्टैंड है वो हिंदू और मुस्लिम दोनों राजनीतियों के प्रति होना चाहिए। आप मुझे ये बताइए कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी जिस किस्म के बयान देते हैं, अगर उसी किस्म के बयान कोई गैरो व्यवस्थाधारी कोई अगर हिंदुआइजेशन की बात करते हुए कोई बयान दे, तो क्या कांग्रेस पार्टी उसके साथ गठबंधन कर सकती है? देखिए, गठबंधन हमने विचारधारा पर मुद्दों पर करे हैं, बयानबाजी पे नहीं करे। अगर कोई भड़काऊ भाषण देता है, कोई हिंदू मुसलमान की बात करता है, तो कांग्रेस पार्टी परहेज करती है। आप विकास की बात परहेज के साथ साथ निंदा भी करते हैं? हाँ जी, निंदा करते हैं उनके इन बयानों की? निंदा गलत नहीं देनी चाहिए, करता हूं निंदा। अगर कोई हिंदू मुसलमान देश को तोड़ने की बात करेगा तो मैं निंदा करूंगा, कांग्रेस भी निंदा करेगी। हमारे नेताओं ने कभी न कहा कि आप भारत को तोड़ो। अरे हमारे नेता तो भारत को बनाने के लिए शहादत दी है भाई, जान दे दी है। इंदिरा गांधी जी शहादत दे दी है, राजीव गांधी ने दे दी है। ये भारत बना है जिसको आज ये लोग मजे से बेच रहे हैं, एक एक करके बेच रहे हैं। क्या नहीं बेच दिया? जो 70 साल में भारत बनाया था, आज उसकी क्या स्थिति है मात्र 7 साल में? आप देखिए, आप प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, दूसरी चीजों की बात कर रहा है। मैं यहाँ पर ये बात कर रहा था। भास्कर जी, मैं आपके पास निश्चित रूप से लौटूंगा। और पीरजादा सिद्दीकी का भाषण 2021 जनवरी 21-22 को सुन लीजिए आप। क्या कह रहे हैं? तो प्रधानमंत्री की लाइन पे चल रहे हैं। प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? पहले दिन से हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। अरे देश को 1947 में ले गए आप लोग। आप देश को 1947 में ले गए, 21वीं सदी में ले जाने की बात। क्या क्या वादे कर रहे थे भारत की जनता से, भारत के लोगों से? क्या क्या वादे कर रहे थे? क्या एक भी पूरा कर रहे हैं? आप कहते हैं सोनार बंगला बना देंगे। मैं दाव से कहता हूं आप लोहार बंगला बनाएंगे, सोनार बंगला तो नहीं बना सकते। भारत का हाल देख लीजिए, जो सोनों की चिड़िया कांग्रेस ने बनाई थी, वापिस लोहार बना की बात कर रहे हो। जगदीश जी, मैं रोकूंगा आपको, बयान के साथ नहीं है। मैं रोकूंगा आपको। देखिए, मैं आपकी इस बात की तारीफ करता हूं अगर आप ये कहते हैं कि आप पीरजादा सिद्दीकी के उस बयान की निंदा करते हैं। बहरहाल मेरा सवाल यहां पर यह है कि न सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वाले, बल्कि ये क्या दर्शाता है और ये किस किस्म की मानसिकता दर्शाता है कि कोविड-19 एक ऐसी बीमारी जिससे सारे धर्म संप्रदाय और देशों के लोग प्रभावित हैं, उस पर कोई व्यक्ति ये कहे कि भारत में और अच्छा है अगर इस तरह का वायरस फैले और इससे करोड़ों लोग मर जाएं तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह का बयान भी उन्होंने दिया था। इससे ज़्यादा घटिया बात और क्या हो सकती है? उसकी निश्चित रूप से मजम्मत की जानी चाहिए। मैं यहाँ पर एक बार भास्कर घोष जी आपका रुख करूँगा। नंदीग्राम में 88% मतदान हुआ पिछले चरण में। आपको ये लगता है कि जो 88% का जो हाई मतदान नंदीग्राम में हुआ है, ये पूरी तरह से इन चुनावों के पोलराइज होने की ओर इशारा करता है? देखिए असुर जी, पहले दफ़ा आपके साथ मेरा सौभाग्य है आपके साथ डिबेट करने का मौका मिला जी। नंदीग्राम इशू में हम डायरेक्ट अगर चले जाएं, नंदीग्राम का पूरा रिकॉर्ड देख लीजिए। जब नंदीग्राम में टीएमसी का पूरा दबदबा था, टीएमसी का पूरा भयभीत होकर, टीएमसी से भयभीत होकर जी, लोग 55% ही वोट वहाँ पे गिरता था और उसके ऊपर ही चुनाव का जो भी निर्णय होता था उसके आधार पे होता था। इस बार नंदीग्राम में 375 कंपनी, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय किया गया है और ऑन रिकॉर्ड टीएमसी का 70 बूथ, 350 में से 70 बूथ का एजेंट भाग गए हैं जी। वो अपना बूथ संभाल नहीं पा रहे हैं। 88% लोग इसलिए आए हैं कि ये जो पैरामिलिट्री फोर्स वहां पे डिप्लॉयड थे, वो पैरामिलिट्री फोर्स अपने काम उस तरीके यानी निर्भीक होके मतदान, निर्भीक होके और उस तरह से किया। फिर भी ममता बनर्जी 2 घंटा एक बूथ जैम करके बैठी हुई थी, लेकिन उस बूथ में भी पैरामिलिट्री फोर्स उनको प्रोटेक्शन दिया, नहीं तो उस दिन नंदीग्राम के इतिहास में और कुछ लिखा होता था। लेकिन हमने ऐसा कोई काम वहां पे नहीं किया नंदीग्राम में जहां लोग उंगली उठाए हमारे। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि अगर इतना यानी सारा पहले बार का डिप्लॉयमेंट नहीं आम होता आदमी तो वहां पर बूथ कैप्चरिंग और इस तरह के हालात पैदा होते रहे हैं, ये कह पहले के बूथ कैप्चरिंग होता है तो एक भी तृणमूल का एजेंट भी एक कंप्लेन नहीं किया बूथ कैप्चरिंग का, सिर्फ ममता बनर्जी ने कंप्लेन किया। कोई ऑफिशियल कंप्लेन क्यों नहीं आया बूथ कैप्चरिंग का? ये जवाब मुझे चाहिए। चलिए, संजय सरकार जी से इस बात का जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं। संजय जी, आप ये भी बताइए और साथ में ये भी बताइए कि आज तृणमूल कांग्रेस के एक नेता हैं, उन्होंने ट्वीट किया बाकायदा कि ब्लाटेंट मिसयूज ऑफ पावर। उन्होंने कहा कि बूथ नंबर 263 पर सीआरपीएफ इज स्टॉपिंग पीपल टू कास्ट देयर वोट।
इस संबंध में आपका क्या कहना है? आप राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के साथ साथ क्या केंद्रीय सुरक्षा बलों पर भी निशाना साध रहे हैं आप? देखिए, एक चीज आपको बताते हैं जी। मैं आपको इसमें बैठ के भी बताता हूँ। मेरे देश में जो मुख्य चुनाव आयोग जो सुनील अरोड़ा जी है, उसको बैकबोन टूटे हुए एक अपाहिज व्यक्ति हैं और पिंजरेबंदी मालिक का तोता है। तो इसके बारे में हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। और भास्कर घोष को जो मालूम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी वहां पर जाकर खबर ले लीजिए, जो सुबह जो हीरो था शाम को 0 हो गया था। 129 बूथ में एजेंट नहीं दे पाए हैं। और वहां का जो वोट की जो स्थिति है, शुभेंदु अधिकारी लगभग 80 से 1 लाख वोट के अंदर हार रहे हैं। ये भास्कर घोष को 2 तारीख को मेरे संजय जी, प्रश्न ये था कि 88% वोट कैसे हुई? कोई हारेगा या जीते, ये तो बात की सवाल है। समझ जाएंगे 88% आज तक नंदीग्राम में 80-88% वोटिंग हुई नहीं। तो ये किसकी बदौलत हुई? वोट इसलिए हुई कि किसके लोग बदौलत बीजेपी हुई? को भगाएंगे, जूते मारेंगे, बाहर का रास्ता दिखाएंगे, इसलिए ज्यादा वोट हुई। सारे लोग समझते हैं कि जगदीश जी, आप बात ना करें, आप वहां पे कोई पार्टी जवाब नहीं देना है। पड़ेगा। आप पार्टी कोई है, पार्टी नहीं है। हम चुनाव लड़ रहे पार्टी आप है, नंदीग्राम लेकिन में आपको आपका जवाब कोई- देना पड़ेगा कि आपका 88% नंदीग्राम हुई में कि आपका चोरों को, कोई लुटेरे को, कोई धोखेबाजों को बाहर का बात रास्ता करें। दिखाएगी वहां की जनता। सुनार बंगला को लोहार बंगला नहीं बनने देगी वहां की जनता। निशाने पे काम कर रहे हैं वहां पर। अमित शाह जी को निशाने पर सीआरपी काम कर रहे हैं, सेंट्रल फोर्स काम कर रहा है। और मेरे संजय ज्यादा जी, से यही ज्यादा मेरे सेंट्रल अनुभव फोर्स से बता आपको रहा है, चुनाव वहां पर जिताया कोई था क्या CRP कोई नहीं है। 2016 में? वो बाहर से जो गुंडा है, यही गुंडा को लेके सेंट्रल CRP फोर्स को ड्रेस 2016 बना में के आपको चुनाव उसको, जिताया था क्या? चलिए, इन सबसे इसका हटके जवाब दीजिए। संजय जी, जो है उसको जी, घुमा रहे हैं चारों तरफ। संजय जी, एक और सवाल मेरा आपसे है। ये जो बाहर से गुंडे वाली जो लाइन तृणमूल कांग्रेस ने चुनी है, मेरा ऐसा मानना है कि ये अपने आप में अगर टीएमसी के दृष्टिकोण से भी सोचें तो कोई बहुत अच्छी या फायदे वाली बात नजर नहीं आती। इस तरह का स्टांस करना, ममता बनर्जी अपने आप में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री तो हैं ही, लेकिन वो एक नेशनल लीडर भी रही हैं। इससे पहले केंद्र की सरकारों में उनकी भूमिका रही है। दूसरे स्थानों पर, दूसरे राज्यों में और दूसरे गठबंधनों में मिलकर भी उनको केंद्र में सरकार बनानी पड़ सकती है। उनका ये कहना कि बाहर के से गुंडे आए थे, वो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ इशारा करती हैं। पान खाकर तिलक लगाने वाले, इस तरह की बातें करना, आपको लगता है कि ये एक थोड़ी सी यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस से गलती हो रही है, इमेच्योर ये बात है? आशुतोष जी, मेरे को पूछे आपने? जी जी, आप ही से। देखिए, सबसे बड़ा बात है, जब नंदीग्राम को पहले अप्रैल चुनाव होने वाला था, उसको पहले दिन तो आपको मैं बता रहा हूँ, वहाँ पर यूपी और बिहार से बहुत सारे आदमी को कोलाघाट में पकड़ा गया था। उसको साथ में पैसा, आर्म्स एविनेशन सब कुछ इसके तरफ से पाया गया। उसको पूछा गया, भाई आप क्या करने के लिए? बोला हम चुनाव प्रचार करने। बोला आप कौन है? बोला हमको पार्टी में भेजा है। ठीक है, तो बाद में जानकारी मिला है 3000 सेंट्रल फोर्स का ड्रेस भारतीय जनता पार्टी के कोई टेलर से बनाया था। वो टेलर वाला भी हम लोग को बता दिए हैं। सेंट्रल फोर्स को ड्रेसेस बना रहा क्या नाम है संजय जी? टेलर का नाम क्या है? पार्टी को जो है, टेलर का नाम क्या हो गई? और FIR यार, आप तो बात पे कोर्ट में दौड़ाते हैं। कोर्ट में कोई पिटीशन किया आपने? जनता पार्टी को मालूम पड़ ये गया, गलत तथ्य दे करके इस चैनल के जरिए आप भ्रमित मत कीजिए लोगों को। लेकिन इनको हर नेता को, प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री से लेके रक्षा मंत्री से लेके रोज डेली पैसेंजरी करने पड़ रहा है दिल्ली में, दिल्ली से कलकत्ता के लिए। अच्छी बात है, डेली पैसेंजरी कीजिए। उसको मालूम है बंगाल जीत संजय जी, आपको एक ही राज्य में तो आपका डेली पैसेंजर का ट्रेन में चढ़ना ही नहीं है। देख रहा है भास्कर जी, आप सुन लीजिए, आपका तो ऑप्शन ही नहीं है डेली पैसेंजर करने का। एक ही राज्य में है जनता आप। पार्टी 50 सीट नहीं जीत रहे हैं। और दिलीप घोष जेपी नड्डा को लिखा है, पहले चरण के चुनाव के बाद में हम पहले चरण चुनाव में 3 से 4 सीट मिल रहा है। और दूसरे बात, पहले भी उसको चुनाव में हम बंगाल में कहीं भी हम कंपटीशन में नहीं है। दिलीप घोष आपको अध्यक्ष, अरे दिलीप घोष जो कहे 19 से हाफ 21 से साफ, इसको ध्यान दीजिए। 19 से हाफ 21 से साफ। जनता पार्टी 7 साल में किसको रोजगार दे नहीं पाया है। और क्या बोल रहा है, 2 अकड़े बार मोदी सरकार नहीं बोला, अकड़े बार गैस का भाव 1800 पार, अकड़े बार पेट्रोल का भाव 300 पार, अकड़े बार डीजल का प्राइस 200 पार। सुनील जी, हर हर मोदी, चोर चोर मोदी। ठीक है संजय जी, बोला हर हर मोदी, चोर चोर मोदी। मैं लौटूंगा आपके पास, मैं लौटूंगा आपके पास। और बालू चोर आप हैं, भाषा की ऊपर भी हम बातचीत करेंगे, भाषा के ऊपर भी बातचीत हम करेंगे। लेकिन अब मैं सुनील जी आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि आपको लगता है कि ममता बनर्जी द्वारा ये जो बाहरी लोगों वाला जो पूरा उन्होंने, जो कि वो रैलियों में भी बोल रही हैं, डिस्कोर्स में भी बोल रहे हैं,
और तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता स्टूडियोज के डिस्कशन में भी बोल रहे हैं। आपको लगता है कि ये परिपक्व राजनीति का उदाहरण है या ये अपने आप में सेल्फ गोल जैसी बात है? नहीं, मुझे लगता है कि ये एक राष्ट्रीय स्तर के नेता को शोभा नहीं देता। जो राजनीतिक दल कभी किसी प्रदेश से निकल के न गया हो, उसने अपनी देश की राजनीति को न समझा हो, उसके मुंह से ये बयान बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन कभी वो केंद्रीय भूमिका में रही हैं जी। कभी पिछले 2019 के चुनाव में लग भी रहा था, जब कर्नाटक में चुनाव संपन्न हुआ था, कि हो सकता है गठबंधन से किसी वरिष्ठ नेता के रूप में ममता बनर्जी उभर के आए हैं। तमाम ऐसे चांस भी थे और निश्चित तौर से हम कह भी सकते हैं इसको कि विपक्ष के पास ममता दीदी जैसा कोई नेता भी है नहीं। चाहे ईमानदारी की बात की जाए, चाहे उनके राजनीतिक करियर की बात की जाए, तमाम ऐसी स्थिति उनकी दर्शाती है कि वास्तव में वो गद्दावर नेता हैं। लेकिन यदि ऐसे बयान बिहार, उत्तर प्रदेश, अन्य राज्यों के मतदाताओं को या लोगों को लेकर के हो, तो मुझे लगता है कि ये नेशनल लीडर का बयान हो ही नहीं सकता जी। जहां तक मुझे याद है दूसरा एक आधा मिनट और लूंगा कि संजय सरकार कई बार टीवी चैनल्स पे ये कह चुके हैं। मैं आज मुझे बड़ा मजबूरन ये कहना भी पड़ रहा है, वैसे मुझे नहीं कहना चाहिए था, कि पैरामिलिट्री फोर्स की वहां ड्रेसें तैयार हुई पश्चिम बंगाल में। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा मामला है, छोटा मामला नहीं है कि यदि पैरामिलिट्री फोर्स की ड्रेसें वहां तैयार हुई, वहां सिली गई हैं और वो किनको दी गई, तो मुझे लगता है कि ममता दीदी को खुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस इसको करनी चाहिए थी। वो व्यक्ति अरेस्ट होना चाहिए था, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। केवल प्रवक्ताओं के माध्यम से ये झूठी बातें फैलाना कि इस तरीके की बातें हुई हैं और पैरामिलिट्री जैसे फोर्स पे आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि बड़ा दुर्भाग्य की बात है। अभी इन्होंने मिस्टर अरोड़ा का भी नाम लिया चुनाव आयोग का, हो सकता है कुछ ऐसे अफसर हों। जगदीश जी, ये जो बात यहाँ पर सुनील जी ने कही कि ममता को इस ड्रेसेस सिलवाने वाली बात पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, आपको ऐसा लगता है इन बातों में क्या कोई सच्चाई है? और दूसरी जो चीज़ आपसे मैं जानना चाहूँगा वो ये कि जो बाहरी वाला मुद्दा उन्होंने उठाया है, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का, वो स्पष्ट तौर पर टीएमसी के लोग नाम लेकर ये बातें कह रहे हैं, आप इसका समर्थन करते हैं? आशुतोष जी, कांग्रेस ने 70 साल देश में सेवा करी है, जनता ने प्यार दिया, सेवा करी। तो कहीं ना कहीं हमारे जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, चुनाव तो आपने देखे होंगे, आप तो पत्रकार हैं, इससे पहले भी होते थे स्टेट के, पर इस तरह से नहीं पूरी सरकार को लेके वहां बैठ जाओ, ये गलत है। पूरी फोर्स को वहां लेके बैठ जाओ, ये गलत है। क्या ये तो फोर्स में भी झगड़ा हो रहा है, मनोबल टूट रहा है। हमारे देश का जवान किसी भी कोने में हो, वो जवान है, भारत के लिए है, देश के लिए है, ये सोचने की बात है। यहां भी मनोबल टूट रहा है। अगर बांग्लादेश, इसमें बंगाल में चुनाव है, तो सभी का जाने क्या मतलब? प्रधानमंत्री एक दो रैली कर लेते हैं, ये तो डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिले वाइज कर रहे हैं। एक डर है, लूटना है। क्यों? ऐसा क्यों? अगर प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने देश के लिए अच्छे काम करे हैं, लोगों को नौकरी दी है, महंगाई कम करी है, तो वहां जाने की जरूरत नहीं थी। यहां बैठे भी चुनाव लड़ सकते थे। वहां के नेताओं पर आपको याद हो, आधा बंगाल, आदि ममता के लोग उन्होंने तोड़ लिए, जिनको चोर कहते थे, जिनको डाकू कहते थे। आज वो ऐसा कौन सा गंगा जल लेके बैठे हैं? मैं अपनी बात पूरी कर लूं एक बार, आशुतोष जी, ऐसा वो कौन सा गंगा जल लेके बैठे हैं कि इनकी पार्टी में आने के बाद वो पवित्र हो गए हैं? जगदीश जी, ममता आपके साथ ये बिल्कुल गलत है। इस तरह की राजनीति का विरोध करना चाहिए। भारत एक है, इस तरह से भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं लोग। बंगाल को अलग, कश्मीर को अलग, अलग अलग खेल कर दिया है। भारत का प्रधानमंत्री है, वो अभी तक बीजेपी के प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, वो मेरे भी प्रधानमंत्री है। मुझे दुख होता है जिस तरह को बयानबाजी करते हैं। कश्मीर को किस तरह अलग कर दिया? दीदी, ओ दीदी, ए दीदी, बहन है, किसी की माँ है, किसी की सिस्टर है, उसका सम्मान करना हमारा धर्म है। कहते हैं ना बहन, पर आपकी तो राजनीतिक प्रतिद्वंदी है। बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, तो इस तरह से अपमान करेंगे, इस तरह से करेंगे, ये गलत बात है। हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी तक देश के प्रधानमंत्री नहीं बने, वो भाजपा के ही प्रधानमंत्री। चलिए, हम सुनील जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, एक इंपॉर्टेंट बात है जिसका जिक्र मैं करने वाला था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रैली दर रैली ये करना, हालांकि प्रधानमंत्री इलेक्शन लड़ रहे हैं तो जाहिर तौर पर वो उसमें सारी रणनीतियां अख्तियार करेंगे, लेकिन वो जिस तरह से अपने भाषणों में ऐसा लगता है जनता को संबोधित करने के स्थान पर वो ममता बनर्जी को संबोधित करते हैं, दीदी, ओ दीदी, 2 मई के बाद क्या करेंगे? आपको लगता है कि ये प्रोवोक करने की एक कोशिश है और कहीं ना कहीं इस ट्रैप में टीएमसी और ममता बनर्जी आ भी रही है, वो प्रोवोक हो भी रहे हैं और हो सकता है कि इसका राजनीतिक नुकसान उनको उठाना पड़े? नहीं, देखो, प्रतिद्वंदी पार्टी पश्चिम बंगाल में कही जाए तो बीजेपी और टीएमसी के बीच ही लड़ाई है। कोई कुछ भी कहे, लेकिन वास्तव में प्रतिद्वंदता बीजेपी और टीएमसी में ही है। और टीएमसी के किले को हिलाना या गिराना इतना आसान नहीं है, ये बीजेपी भी समझती है और प्रधानमंत्री मोदी जी भी समझते हैं कि जो गद्दावर नेता, जो जितने बड़े वहाँ आंदोलन हुए और कांग्रेस में जिनका इतना बड़ा राजनीतिक कैरियर रहा, वो इतनी आसानी से सत्ता से बेदखल करना,
बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जिस तरीके से वहाँ 2 या 3 साल में संगठन को तैयार बीजेपी ने किया, चाहे पन्ना प्रमुख तक उन्होंने बातें वहाँ रखी, लोगों को संगठन में वहाँ समय भी दिया और जगह भी दी, उसके बाद भी यदि वो प्रधानमंत्री इतनी मेहनत कर रहे हैं, चाहे केंद्रीय मंत्रिमंडल, गृह मंत्री हों, रक्षा मंत्री हों या कोई भी हो, या मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो सबसे पहले पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और राजनीतिक दलों को सीखना भी चाहिए कि बीजेपी हर समय चुनावी मूड में रहती है और उसका फायदा बीजेपी को मिलता भी है। क्या कांग्रेस, आप बताओ, इतने बड़े प्रदेश में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की एक भी रैली न लगना, एक बार भी वहां चुनावी सभा को न करना क्या दर्शाता है? क्या इतनी बड़ी लड़ाई में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी का जाना उचित नहीं है? क्या ये कांग्रेस समझती है? और जो वहां गठबंधन हुआ, और गठबंधन के बाद जो मिस्टर चौधरी जो है, इनके विपक्ष के नेता हैं संसद में, और अधीर चौधरी, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, अधीर रंजन चौधरी साहब, और यहाँ आनंद शर्मा के बीच बड़ा बहस हुई, बड़ा स्थिति गंभीर थी कि उन्होंने आरोप लगाया कांग्रेस के नेता ने कि जो गठबंधन हुआ है वह कांग्रेस को विश्वास में नहीं लिया। ये सारी बातें रखी, उन्होंने भी तमाम आरोप लगाए। कहीं ना कहीं वो अंदर की जो राजनीति कांग्रेस की है उसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, कि निश्चित तौर से इतने बड़े इलेक्शन में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का न जाना कुछ न कुछ तो है, कि कहीं न कहीं ऐसी व्यवस्थाएं में खलल वहां है। इस बात को बेहतर बता पाए। जी जगदीश जी बात से सहमत हूं है। हमारे नेता सत्ता के भूखे नहीं है, उनको पता है कि वहां हमारे नेता काम कर रहे हैं, स्टेट लेवल पे काम कर रहे हैं, जमीन पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की तरह थोड़ी हर घर में रैली करनी पड़ेगी, घर में रैली करनी। आसाम जाते हैं, हर जगह गए हैं। अभी कोरोना होगा, प्रियंका गांधी जाती, अभी प्रियंका गांधी जाती, अभी कौन सा चुनाव खत्म हो गए हैं, पर कोरोना नाम की भी बीमारी आप लोगों ने जो फैला रखी है सोशल मीडिया में, अभी आ जाएगी, बंगाल में आ जाएगी 2 रैली के बाद। 2 रैली के बाद बंगाल में पूरा जाम कर दोगे। कोरोना आगाज, प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे, ना तो खुद मास्क लगा रखा था और ना किसी ने लगा रखा था। इतने सीरियस है कोरोना को। नहीं, भविष्यवाणी तो आप करते हैं कि 2 मई को दीदी नहीं रहेगी। अरे भविष्यवाणी तो आप करते हैं, ईओ मशीन आपके हाथ में है, चुनाव आयोग तो आपके हाथ में। आप दावे से बोलते हैं, आप दावे से कहते हैं, अब की बार 200 बार, अब की बार 300 बार। आपको पता है खेला होगा, आपको पता है कि आप खेल कर रहे हैं। जनता आपको वोट नहीं दे रही है, जनता आपको पूछ नहीं रही है। बंगाल की जनता थोड़ा थोड़ा कर दिखाएगी। 2 मई को जनता की वोट का रिजल्ट आएगा तो हम मोदे मुंह पड़ेंगे, 30-40 भी ले जाएंगे तो बड़ी बात है। इतना 6 महीने में इतना पैसा झोंक दिया, जगदीश जी ताकत झोंक दी। जरा बंगाल जीतना है, अरे लोगों के दिल जीतो, भारत के लोगों के दिल जीतो, भारत के आज पूरा देश आपको हरियाणा में और आप पंजाब में अपनी झंडी लगा के चाहिए भारतीय जनता पार्टी की, वहां पे थोड़ा थोड़ा कर नंगा कर जगदीश जी सवाल, मेरा सवाल ये था, मेरा सवाल ये था, विधायक कहते हैं लोग रुझान आने लगे। देखिए जगदीश जी, कौशिक साहब ने अभी एक विषय उठाया, कौशिक साहब ने एक विषय उठाया, और ये मुझे भी ये महसूस हुआ था कि कांग्रेस के पास इतने बड़े बड़े नेता हैं, ऐसा क्या हो गया कि पश्चिम बंगाल चुनाव में अभी तक नहीं उतरे? वो इतना महत्वपूर्ण चुनाव हो रहा है और आगे जाके पश्चिम बंगाल चुनाव का जो परिणाम है वो राष्ट्रीय राजनीति को भी काफी प्रभावित करने वाला है। तो ऐसे में तो फिर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वगैरह को वहां पर चुनावी रैलियों के लिए जाना था। उनका जवाब मिलते हैं कि वो अभी ऐसा क्या हो गया कि वो नहीं गए। इसी कंडीशन में गठबंधन हुआ है। यही है जी। अभी आपने देखा 3 स्टेटों में चुनाव थे, हाँ, हर जगह गए। अब यहाँ जैसे तैयारी थी तो कोरोना के रॉबर्ट साहब को कोरोना हो गया है और उनकी वाइफ भी आइसोलेट है। तो तमिलनाडु में कोरोना नहीं था, सम्मान आइसोलेट होने से पहले राहुल जी जाएंगे, आप वेट करिए ना। अपनी तरफ से कह जा रहे राहुल जी जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? नहीं, मैं ये सवाल इसलिए ज्यादा पूछ रहा हूं यहाँ पर जगदीश जी, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे नहीं लगता आपको कि ये मैसेजिंग जाती है कि अंदर खाने कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस की मदद कर रही है? राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, एक बार मैं जवाब दे दूं, जब प्रधानमंत्री, 1 मिनट में अपना जवाब पूरा कर दूं, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे तो भी स्टेटों में चुनाव होते थे, 2-4 ही रैली में सेंटर का नेता जाता था और वहां के लोकल लीडर है हमारे पायलट साहब गए हैं, सभी जा रहे हैं बारी बारी। चलिए, मतलब इसमें कुछ भी और नहीं देखते जरूर समृद्ध देंगे, लेकिन सुनील जी आप भी इसमें कुछ और नहीं देखते? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वगैरह का वेस्ट बंगाल अब तक ना जाना, इसमें कुछ और नहीं देखते? आपने बताया कि अधीर रंजन चौधरी के बीच में जो आनंद शर्मा के बीच जो हुआ, सोशल मीडिया बात जो हुआ, बिल्कुल। अधीर रंजन चौधरी एक बार दिल्ली भी राहुल गांधी से मिलने के लिए आए, राहुल गांधी ने मिलने से मना कर दिया। पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी वाले इशू पर बिल्कुल उन्होंने कहा इस जो गठबंधन हुआ है वो पार्टी को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया। और अधीर रंजन चौधरी की बात देखिए, वो 3 या 4 विधानसभाओं के अलावा वो जा ही नहीं रहे कहीं,
और दूसरा, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को छोड़िए, तमाम आपके गद्दावर नेता आपकी राष्ट्रीय पार्टी में हैं, कोई भी बड़ा नेता वहां पश्चिम बंगाल में नहीं गया। अब राहुल गांधी छोड़िए, प्रियंका गांधी को भी छोड़िए, सोनिया गांधी को भी छोड़िए, एक ऐसे राष्ट्रीय नेता का नाम ये बता दें जगदीश जी जो वहां पश्चिम बंगाल में गया हो। तो कुछ ना कुछ तो सवाल वहां है, ये स्वीकार कीजिए उसको। सचिन पायलट हमारे राष्ट्र नेता गए, मार्गदर्शन कर रहे, जा रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला भी जाएंगे, पर हम लूट के लिए नहीं जा रहे हैं, हम सोनार बंगला बनाने के लिए जा रहे हैं, हम भारत के लोगों के लिए जा रहे हैं। सोनार बंगला तो भारत के नहीं, सोनार बंगला तो भारत बना दिया आपने। सोनार लोहार बंगला का ये लोहा वहां उनको आप बंगाली समझ गए, सचिन जी को आप राष्ट्रीय नेता मान रहे हैं, सचिन जी को आप राष्ट्रीय नेता मान रहे हैं। नहीं जा रहे, हम लूटने नहीं जा रहे, हम लोकल राजनीति करते हैं और कर रहे हैं, हमारे नेता वहां फील्ड में अपना काम कर रहे हैं, उसके बाद जाइएगा धन्यवाद देने कर रहे हैं। धन्यवाद तो आपको जब 2 तारीख आएगी, जब ममता आपको मोदा मुंह गिरेगी, आपको पता लग जाएगा। कहीं ना कहीं 2 तारीख का इंतजार करिए, ये जो आपने हजारों करोड़ रुपया खर्च कर दिया वहां पर, वो सामने आ जाएगा। देश की जनता आपको समझ गई है, अच्छी तरह से समझ गई। आप सोनार नहीं, लोहार बंगला बनाने जा रहे हैं और वो नहीं बनने देंगे। नहीं जगदीश जी, आप ठीक कह रहे हैं, सोनार भारत को तो आपने लूट लिया, इतना बड़े बड़े स्कैम कर नहीं, लोटा क्यों नहीं? अरे पकड़ा क्यों नहीं आता है? लूट तो आप रहे दोनों हाथों से। आज भी फ्रांस में पता लग रहा है, आज भी राहुल गांधी कहते रहे चौकीदार चोर है राफेल में, आज फ्रांस की एजेंसियां बता रही है कि भारत सरकार के मंत्रियों ने पैसा लिया, अखबार हमारा छप रहा। राहुल गांधी तो क्या थक गए। अब तो देश की जनता समझ रही है कौन चोर है कौन साहूकार है। एक तो आपसे पकड़ा नहीं गया, 7 साल भास्कर जी ऊपर से बात कर रहे, लूट रहे हैं जगदीश जी। भारत का सारा पैसा, उस माँ बहन बेटी का पैसा जो संदूक में अपने पति से अपने बेटे के बचा के रखती थी कि इमरजेंसी में काम आएगा। भास्कर जी से मेरा सवाल है, जगदीश जी, भास्कर जी से मेरा यह सवाल है कि एक तस्वीर हमने देखी सोशल मीडिया पर और तमाम अखबारों में भास्कर जी की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मुस्लिम युवक के कंधे पर हाथ रखे हुए हैं और बड़ी गौर से उसकी बात को सुन रहे हैं। ये जो तस्वीर है, ये जस्ट अनदर क्लिक है या कोई पॉलिटिकल मैसेजिंग है? देखिए, प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा जो कैप्शन अभी सारा देश में, सारा विश्व में चल रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये कंधे पे हाथ रख के जवाब ले लेते हैं, बात बोले नहीं, बांग्लादेश में आप अपने आवाज बुलंद मत कीजिए। ये जनसभा नहीं है, ये मंदिर में जाके नमाज पढ़ी। आप ये डिबेट है, बार बार मंदिर में, मैं मंदिर भगवान राम को जानता हूँ, ये जनसभा नहीं है, ये डिबेट है। पहली दफे बांग्लादेश में जाकर वोटिंग के दिन हमारे देश के मुखिया ने मंदिर में जाकर नमाज पढ़ी। सोशल मीडिया पर आप सब देख रहे हैं, इसका जवाब जगदीश जी भास्कर जी से जवाब ले लेते हैं। भास्कर जी, मेरा इस पॉइंटेड सवाल है कि ये अपने आप में प्रधानमंत्री की इस तरह की तस्वीर मुस्लिम युवक के कंधे पर हाथ रखे उसकी बात ध्यान से सुनने वाली जो आई है, ये अपने आप में पॉलिटिकल मैसेजिंग है या जस्ट अनदर क्लिक है? देखिए आशुतोष जी, इसका पहले आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे पहला प्रधानमंत्री है जो ट्रिपल तलाक को एक कानूनी दर्जा दिए हैं, ट्रिपल तलाक को खत्म किए हैं। जो कांग्रेस साबानु मामला को दफना दिया था, वही नरेंद्र मोदी ट्रिपल तलाक को आज अगर मुसलमान भाई के कंधे पे हाथ रख के कुछ वो सुन रहे हैं, तो यही सुन रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास कैसे चुना जाए। और आज कांग्रेस जो करता था, मुसलमान को कंधे पे हाथ देके, मुसलमान को कंधे को इस्तेमाल करके अपना सियासी जो बंदूक वो चलाता था जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमान के कंधे पे हाथ रख के कंधे को मजबूत कर रहे हैं। और कांग्रेस जो कर रहा है वो कंधे पे, यानी पॉलिटिकल मैसेजिंग की बात तो आप भी स्वीकार कर रहे हैं। संजय जी इस बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं, संजय जी आप बताएं। देखिए, मैं 3 चीज एक्सप्लेन करेंगे आपको यहाँ पर जी। मेरे देश में कंप्यूटर आया सन 1990 में। अरे सर, ये तो रोज सुन रहे हैं आपकी डिबेट में, इसके अलावा भी कुछ बताइए। सुनिए, मतलब वो आप उस अंग तालिका को लेकर क्यों 5 मिनट खराब करते हो? मेरे प्रधानमंत्री जी सन 1978 में MA पास किया है और उसको कंप्यूटराइज इसलिए हो गया है कि देश का हर सर्टिफिकेट डिजिटल हो गया। आपके ममता बेगम, आप भी आज अपनी मार्कशीट निकलवाओगे, वो भी डिजिटल निकलेगी। अरे आपके ममता बेगम, हमारी भी हाई स्कूल की मार्कशीट और जो होती थी हाथ से आती थी, वो भी अब डिजिटल हो गई है। और इसका इलेक्शन से क्या लेना देना? की बात करिए सुनील जी। अभी संजय जी तो अभी बोल रहे हैं बैलेट में चले जाइए। भास्कर जी, सुनील जी थोड़ा सा इंक्लूसिव, भास्कर जी थोड़ा सा इंक्लूसिव बनाने में सहयोग कीजिए। भास्कर जी थोड़ा सा इंक्लूसिव बनाते हैं। जी बताएं संजय जी, आप बताएं। आदरणीय चुनाव में आदरणीय वाजपेयी चुनाव हार गए थे, तो रैली में एक जगह में सभा कर रहा था नरेंद्र मोदी जी। हम तो 1984 में चुनाव में हम तो पूरे तरह हार चुके थे।
और मेरे आदरणीय अटल जी भी हार चुके थे, लेकिन मैं ईवीएम के खिलाफ कभी भी उसको बात नहीं बोला। ईवीएम कब आया मेरे हिंदुस्तान में? ठीक है। नंबर 3, मैं हिंदुस्तान में हर जगह में हमने ढूंढे हैं कि नरेंद्र मोदी जी मुक्ति युद्ध लड़ाई कब और कहां किए थे। तो मैं कहीं भी, मैं बसीरहाट में, आप अगरतला में, कुचबिहार में, कहीं नहीं मिला। बाद में बांग्लादेश में वहां पर नेशनल फ्रीडम फाइटर फाउंडेशन है, उसको अध्यक्ष है एसएन जहांगीर आलम। तो मैंने उनसे कांटेक्ट करके बोले जहांगीर साहब, नेशनल फ्रीडम फाइटर फाउंडेशन जो बांग्लादेश में है, ये इतना बताइए नरेंद्र मोदी जी आपके मुक्ति युद्ध लड़ाई किए थे, कौन से जेल में थे? तो मेरे को परसों उसने बताया है, मैं कहीं ढूंढते नहीं मिला कोई जेल में मुक्ति युद्ध में, उस जेल में रहा हूं। नहीं, लेकिन ये नहीं मिला है। ये बात ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये सवाल, मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल उस तस्वीर के ऊपर था। संजय जी, मैं आपका सवाल, जगदीश जी, मैं आपका सवाल इन्वॉल्व करके उनसे पूछवाऊंगा, लेकिन पहले इस सवाल का आप जवाब दे दें। पॉइंटेड रेस्पॉन्स चाहिए कि क्या प्रधानमंत्री की ये तस्वीर एक पॉलिटिकल मैसेजिंग है? देखिए, चुनाव का पहले तो ये बहुत बड़े बड़े बात करते हैं, लेकिन ये असदुद्दीन ओवैसी को सामने भी जाके पैर पकड़ लेते हैं अमित शाह जी चुनाव करने के लिए। और इसको दन भेद मान कुछ भी नहीं है, वोट लेना चाहिए। और मुसलमान को सामने जाके नमाज भी पढ़ लेंगे, बरादारी भी देख के बोलेंगे देखो हम यहाँ पर बंगाल में आके रविंद्रनाथ टैगोर बोलते हैं, हम आपको सामने रबीउद्दीन भाई है, रबीउद्दीन भाई है। इनका कुछ भी करना असंभव का बात नहीं है। ये बहुत बड़ा नौटंकी बात, प्रधानमंत्री मेरे देश के झूठ प्रधानमंत्री है, इनके कोई भरोसा नहीं करता। सुनील जी, पूरा देश इनको बेवकूफ नाम सुनील जी, अपना पाव को प्लास्टर में ढाल के तो नौटंकी नहीं करते हैं। सुनील जी, मैं इस प्लास्टर के ऊपर भी आऊंगा, मैं प्लास्टर के ऊपर भी लौटूंगा, हम उसको सहानुभूति मैं लौटूंगा, के लिए नहीं गया। मैं लौटूंगा। संजय जी, आपकी बात समझ में आ गई, आपकी बात समझ में आ गई। संजय जी को पहले एक मिनट जी हम पुलवामा में 44 सेनाओं को मार के उसको सहानुभूति लेकर हम चुनाव लड़ने के लिए नहीं जाते हैं। अच्छी बात है। कहां से आया, कौन से बॉर्डर से आया, ठीक है, अभी भी उसका खुलासा ठीक है संजय जी, ठीक है एनआईए है, आईबी है, रॉ है जी। संजय जी, जगदीश जी अपनी बात जल्दी से पूछिए। जी जी, आशुतोष, मेरा भी एक चूक साहब से सवाल है। संजय जी ने मेरे ध्यान में डाल दिया, बहुत दिन से मैं भी सोच रहा था, पर्दे के पीछे मैंने चूक साहब से बात करी। 18-20 साल की उम्र में वो जेल में गए, हमारे देश के मुखिया, बांग्लादेश की लड़ाई में, ठीक है, उसका बंटवारे में। और चाय कब की, फिर पढ़ाई कब करी, और कहते 20-22 साल की में तो बनवास जंगलों में चले गए थे महात्मा बनने। समझ में नहीं आ रहा हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसी बातें क्यों करते हैं, इतिहास को क्यों उखाड़ते हैं। सबको पता है एक दोस्त उनका चाय बेचने वाला नहीं मिलेगा, एक उनका स्कूल का दोस्त नहीं मिलेगा। और राजीव शुक्ला, हमारे राजीव शुक्ला एक पत्रकार ने इंटरव्यू लिया था, वो सोशल मीडिया में खुद हमारे देश के मुखिया ने कहा कि मैं तो स्कूल तक पढ़ा हूं, उसके बाद मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी है। फिर क्यों उसको भगवान बनाने में तुले हैं? अरे नहीं पढ़े तो ना सही, नहीं पढ़े। मेरे दादाजी कहते थे पढ़ा हुआ जरूरी नहीं है, जो देश का सम्मान ना करे, जो बड़ों का सत्कार ना करे, उसकी पढ़ाई की कोई वैल्यू। वो सब ये बताएं, आप ये कह रहे हैं सब कौन से प्रधानमंत्री द्वारा जो क्लेम्स किए गए हैं वो झूठे हैं, ये बात आपने 100% झूठे। मैं दावे से कहता हूं, रिस्पॉन्स ले रहे हैं। वो पढ़ाई लिखाई भास्कर जी, ना वो चाय बेची, भास्कर जी उन्होंने कुछ खुद अपने मुंह से एक इंटरव्यू में कहा है। भास्कर जी बताएं। देखिए, प्रधानमंत्री अभी आज का चर्चा का विषय नहीं है, फिर नहीं बताइए, जवाब तो दीजिए, लंबा टाइम हमारे पास, जवाब दीजिए। आप देश जानना चाहता हैं, आप बीच में बोल भी रहे थे कुछ। जगदीश जी सुनने का धैर्य रखिए। प्रधानमंत्री पहले सीएम ऑफ गुजरात थे, तब वो इलेक्शन लड़ चुके हैं। इलेक्शन में अपना जो वो डिक्लेरेशन देते हैं उसमें वो कह दिए हैं। और आज क्या तक क्या कहा जाना उसका फोरम ये नहीं है, आज तक उसका चैलेंज कोई कोर्ट में नहीं हुआ। कोर्ट क्या करेगा? वो एमपी वो तो कोर्ट आपके शुक्ला जी, आपके कोर्ट से है। राजीव शुक्ला जी ने कहा कि मैं स्कूल तक पढ़ा हूं। शुक्ला जी ने घुमा घुमा कर पूछा कि उन्हें पढ़ा हूं। और 18 साल में चाय बेच रहे थे या इंदिरा गांधी के साथ युद्ध में खड़े थे बांग्लादेश को लाकर, कौन सी जेल में थे? अब आपने देखा बांग्लादेश में जाके मंदिर में नमाज पढ़ रहे थे। अजीब बात है, क्या खिलवाड़ कर रहे हैं आप प्रधानमंत्री हैं, आप बड़े बनिए, आपकी ताकत, आप भारत का नेतृत्व करते हैं, भारत के नेतृत्व का मजाक मत उड़ाइए। आप इंदिरा गांधी को याद करिए, टुकड़े करते थे पाकिस्तान के, बांग्लादेश बना दिया था, और एक समय बीजेपी का सुपना साफ कर दिया था, तो अटल जी को बनाया उन्होंने। कुल मिलाकर झूठ मत बोलो,
कौन झूठ सा मत बोलो, झूठ रेस्टोरेंट मत में बोलो, वो काम झूठ मत करती बोलो। थी? आप कहाँ जो- से जगदीश जी, क्या हुआ है? जगदीश जी, आप response- प्रधानमंत्री जी काम कर रहे जगदीश जी हैं। रेस्पॉन्स ले लेते हैं। एक आदमी नहीं, नहीं जगदीश जी सुनिए, पूरे भारत में जगदीश जी ऐसे कम से नहीं। जगदीश जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, मैंने पर्याप्त वक्त दिया आपको, आपने एलिगेशंस लगाए कुछ, भास्कर जी उसका रेस्पॉन्स देना चाहते हैं जी। प्रधानमंत्री जी के यानी इनके जो नेता हैं बीजेपी के, वो इस तरह से झूठे वायदे करते हैं, भास्कर जी, ये इनका कहना है, आपका रेस्पॉन्स मैं इस तो पर आज क्या है? ये कह रहा था कि प्रधानमंत्री एमपी इलेक्शन लड़े, एमएलए इलेक्शन लड़े, चुनाव हुए, प्रधानमंत्री बने, 6 साल हो गए। आज कोई तक अनपढ़ आदमी बन सकता भारत में। आज मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूं, तक अच्छी बात आज है तक बने। प्रधानमंत्री ठीक है, जो भी जगदीश जी, डिक्लेरेशन दिए हैं जी। उसके ऊपर कोई भी कोर्ट में कोई कार्रवाई हुई, चैलेंज हुई, बताइए आप। किसी को जेल में जाना है क्या? एक सेकंड। मरना है क्या? जगदीश जी, चैलेंज करके, जगदीश वो जी, करके। आप अरे आपने अनकंस्टिट्यूशनल देखा बात मत लोहिया करें। जज का क्या हाल होगा? ये कोई चाय का इतिहास दुकान नहीं है। एक शर्मा गुजरात ये कोई वाले का चाय क्या का हाल दुकान होगा? नहीं है। चाय आज की तक जेल दुकान में की बात चल रहा कर रहे हैं है, आप। सुन नहीं रहा है। ये गलत एक- बात है, गलत एक बात है। आप ये चैनल का बताइए मीडिया- एक कि मीडिया राजीव का ये शुक्ला है। को उन्होंने सच बोला, झूठ मैं बोला? कह रहा हूं राजीव कि शुक्ला को जो इंटरव्यू दिया उन्होंने, जो कि भी मैंने सकुल तक पढ़ाई करी है, सच बोला, झूठ बोला? आप वो देश के चैलेंज मुखिया करिए थे ना। या कोई कोर्ट में भैरू जाके थे? चैलेंज आप करिए। सबके बताइए। जवाब मैं दे चैलेंज दूंगा। करना कोई दूसरी बात नहीं, डरते हैं, सबको आप काम कर पहले रहे हैं। बताइए। कोई चैलेंज नहीं करेगा। मैं तो अरे जवाब दे ईडी, दिया। सीबीआई, इनकम टैक्स, सेल टैक्स से क्या भेज देते हैं? चैलेंज की बात छोड़ अरे दीजिए। सीबीआई जब प्रधानमंत्री बुरा जी ने मीडिया था। जब प्रधानमंत्री जी ने राजीव सीबीआई शुक्ला को कांग्रेस बुरा झूठ मीडिया बोला, था। उनकी स्टेटमेंट में उन्होंने कहा मैंने स्कूल तक पढ़ाई करी, हमने तो वीडियो देखा, पूरे देश ने देखा। नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े, क्या बात है? जरूरी है कि पढ़ के प्रधानमंत्री बनना है, पढ़ के मुख्यमंत्री बनना है? उसकी काबिलियत हो सकती है जगदीश जी, मुख्यमंत्री मैं यहाँ और पे प्रधानमंत्री बयान दे रहा हूँ, बनने की। हम बयान उसका को आप विरोध नहीं खंडन करते, कीजिए। हम विरोध करते हैं, झूठ प्रधानमंत्री बोलने का। अपने झूठ डिक्लेरेशन मत में बोलिए। जो जगदीश जी, दिए हैं, बात आप करिए। करोगे नहीं पढ़ोगे लिखे तो क्या करोगे? जगदीश जी, आप बात हमारे करिए, रोकूंगा प्रधानमंत्री मैं तो आपको। हैं, इससे मना थोड़ी कर रहे हैं। आप दोनों से अनुरोध है, रोकूंगा मैं आपको। सुनील जी, मैं आपके पास लौटना चाहूंगा और एक चीज यहां पर टीएमसी की तरफ से पश्चिम बंगाल चुनाव में खास तौर से कही जा रही है और ये कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो बीजेपी के एजेंट हैं। अभी इसी तरह की बात यहां पर संजय जी ने भी हमसे कही, टीएमसी के प्रवक्ता ने, और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी है वो भी बीजेपी के एजेंट हैं। ये जो मैसेजिंग तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल के अल्पसंख्यकों में देना चाह रही है, मुसलमान मतदाता को देना चाह रही है, इसको कामयाब ढंग से दे पाएगी, इसको एस्टेब्लिश कर पाएगी ये बात, ऐसा लगता है आपको? देखो आशुतोष जी, कोई भी राजनीतिक दल को जब लगता है कि मेरे पार्टी को मिलने वाला वोट कहीं तीसरी जगह जा रहा है और उससे बीजेपी को फायदा होगा, तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि ये आरोप लगना निश्चित हैं। यदि ओवैसी साहब किसी भी इलेक्शन में जाते हैं, जैसे बिहार के इलेक्शन में आपने देखा, बिहार के इलेक्शन में तमाम ऐसी सीटें थीं जहां 500, 400, 300 वोटों से हार जीत हुई और उसका यदि हम बिल्कुल समीक्षा करेंगे तो बीजेपी को फायदा हुआ। दूसरा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं और ओवैसी का यहाँ पर आना हुआ, तमाम ऐसे राजनीतिक बयान मुस्लिमों के प्रति दिए उन्होंने, तमाम राजनीतिक पार्टी, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस ने भी ये कहा कि निश्चित तौर से बी टीम है। और बीजेपी के जो सांसद हैं साक्षी महाराज, इन्होंने बिल्कुल मीडिया के सामने स्वीकार भी किया। तो ये स्वीकार करना, कहना, ये अलग बात है। लेकिन यदि हम समीक्षात्मक बात करेंगे तो जिस इलेक्शन में ओबीसी की पार्टी या कोई भी मुस्लिम कट्टर पार्टी या इलेक्शन लड़ती है तो निश्चित तौर से विपक्ष की राजनीतिक दल में जो पार्टी है तो उसको वोट मिलने वाला तीसरी जगह पहुंचता है और जब तीसरी जगह वोट जाएगा तो बीजेपी को निश्चित फायदा होगा। यदि हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो जो लेफ्ट और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, यदि ओबीसी की पार्टी की भूमिका ज़्यादा नहीं रही, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पे उन्होंने शुरुआत की थी तो उसी हिसाब से चुनाव की महत्ता वहाँ बढ़ती और वो जाकर के चुनाव लड़ते तो निश्चित तौर से बीजेपी को फायदा होता। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर है। दूसरा, अभी हम जो डिबेट कर रहे थे प्रधानमंत्री को लेकर के, सर्टिफिकेट को लेकर के, झूठ को लेकर के या तमाम ऐसे वायदों को लेकर के, मैं इससे व्यक्तिगत तौर से सहमत इसलिए नहीं हूं कि यदि चुनाव में जाते हैं सारे राजनीतिक दल और जब हम जनता के बीच जाकर के सारी बातें कहते हैं और जनता सारी बातों को सुन के वोट करती है और वोट के बाद जो रिजल्ट निकल के आता है वही सिर माथे होता है। अपराधी भी एक व्यक्ति जाकर के कहता है कि साहब मैं अपराधी हूं तो मैं जनता की अदालत में जाऊंगा, जनता मुझे जिताएगी तो ठीक है। और यदि आंकड़े अपराधियों के भी देखे जाएं, चाहे विधानसभा में चाहे लोकसभा में, तो बहुत ज्यादा सारे राजनीतिक दलों के लोग हैं उसमें, लेकिन जनता ने यदि उस पर मोहर लगा दी तो माना जाता है कि वो बिल्कुल लोकतंत्र के मंदिर में जाने लायक है। इन बातों पर लेकर के यदि विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दल उलझे रहेंगे तो मुझे लगता है कि भाजपा को घिरना इतना आसान नहीं होगा। बिल्कुल, जो निश्चित तौर से जमीनी जुड़े मुद्दे जनता के हैं उनकी आवाज यदि विपक्ष नहीं बनेगा तो मुझे लगता है कि बीजेपी को हराना बहुत मुश्किल। लेकिन डिस्कोर्स उस दिशा में नहीं हो रहा है, ये अफसोस की बात है सुनील जी, जो कि मुख्य मुद्दे कहे जा सकते हैं इस देश की जनता के। जगदीश जी, मैं आपका रुख करूंगा, आपसे ये जानना चाहूंगा कि यहाँ पर ये बात तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के एजेंट हैं
और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी भी बीजेपी के एजेंट हैं। इस नैरेटिव को आप कैसे डिफीट करेंगे? देखिए, जो आप जिसकी बात कर रहे हैं वो कोई बड़ा नेता नहीं है, उसका काम यही है हर स्टेट में जाके मुसलमानों को डिवाइड करना। ठीक है भाई ने, मैं समर्थन करता हूँ। असुद्दीन जिसकी आप बात कर रहे हैं जी जी, वो उसका काम यही है, वो मुसलमानों का हितैषी भी नहीं है, वो उन्हीं को बर्बाद करने में लगा हुआ है। कांग्रेस ने दोनों के लिए कहा है, हाँ, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के लिए भी कहा। देखिए, सही मायने तो ये है, ये स्टेट की लड़ाई है, स्टेट का ही नेता, स्टेट का ही नेतृत्व होना चाहिए। हर जगह चुनाव लड़ना, मौके का फायदा उठाना, किसी को फायदा पहुंचाना, किसी को नुकसान कराना, इस तरह की राजनीति से दूर रहना चाहिए। मैं इनकी बात का समर्थन करता हूँ, अच्छी बात है। पर चुनाव जब आते हैं तो उस टाइम में जो माहौल है, स्टेट का मामले होते हैं, स्टेट के मुद्दे, स्टेट की लड़ाई होनी चाहिए। आजकल ये माहौल बन गया है, गठबंधन की जो राजनीति है, छोटे छोटे गठबंधन मौके का फायदा उठाते हैं, फिर नुकसान करते हैं, और जिस तरह का माहौल देश में है, इससे परहेज करना चाहिए। मैं तो अपने नेताओं से कहता हूँ कि राजनीति, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, इस पार्टी को बड़े लेवल पर चलना चाहिए। हार जाएंगे एक बार दो बार, वैसे भी तो हम ईवीएम से लगातार हार रहे हैं, तो पूरे देश में गठबंधन को खड़ा करना चाहिए और एक गठबंधन की राजनीति से परहेज करना। लगातार ईवीएम से हार रहे हैं? हाँ, लगातार ईवीएम 19 से हार रहे हैं आप। 19 चुनाव ईवीएम चाह रहे हैं, 19 चुनाव मैंने हर बार धरना पड़ता। ईवीएम कौन लाया देश में? ईवीएम हम लाए थे, फिर हम लाए थे, पर ये चोरी करने के लिए लाए थे। हम तो कह रहे थे, हर जगह आपने देखा कि पहले चुनाव में दिल्ली के वोट डालो, कहीं जा रही थी, कहीं ना कहीं तो झोल है इस ईवीएम। अगर भारतीय जनता पार्टी, और जिन राज्यों में आप जीते, अगर जिन राज्यों में आप राजस्थान में जीते, तो वहां जीते, बताता हूं। आप जवाब लीजिए, जवाब लीजिए। आप छत्तीसगढ़ में भी जीते, आप छत्तीसगढ़ में भी जीते, आप पंजाब में भी जीते जगदीश जी, हम 100% जीते। जगदीश जी पंजाब में भी जीते आप। के बाद में तोड़ेंगे, वो हुआ मध्य प्रदेश लूटा, लोकतंत्र को लूटा। आज तो पूछ रहे हैं, लूटने की तैयारी कर रहे हैं। पंजाब में जीते हैं, पंजाब में मैं कह रहा हूं ना, इस ईवीएम को आप अपनी मर्जी से इसका उपयोग कर रहे हैं। आप पंजाब की बात करते हैं, आप पंजाब में हम 2 नंबर पे थे, इस ईवीएम ने जिताया। मैं तो बार बार कहता हूं, क्योंकि हम माहौल ऐसा था, वहां अगर आप वाला जीता तो जेल में डालता, नरेंद्र मोदी को हमेशा मुकदमा दर्ज करता। इसलिए आपको जिता दिया। मैं जो कह रहा हूं, इसलिए जिता दिया। बीजेपी गड़बड़ कर दिया, हम नहीं कर रहे हैं। ईवीएम में झोल है, अगर ये सच्चे लोग हैं तो इसका बहिष्कार करें। अगर ये सच्चे, मैं ठीक कह रहा हूं, बैलेट पेपर चार्ज बच्चा जानता है, अब की बार 300 पार, अब की बार 200 पार, ये पहले कैसे बोल रहे हैं? ये कोई विष्णु के अवतार है? इनको पता है, पता उसी को होता जो गड़बड़ करता है। चुनाव आयोग के साथ मिलकर आप ईवीएम को हटाइए। सत्य चुनाव पूरे देश की डिमांड है, हमारी पार्टी चुनाव आयोग क्या है, आप हरा के देख लेना, सुपड़ा साफ हो जाएगा पूरे भारतीय जनता पार्टी का। लोग परेशान है, त्रस्त है इस ईवीएम से। ईवीएम का विरोध करना नहीं करोगे तो भारत को एक दिन बर्बादी के रास्ते पर आ गए। जगदीश जी, मैं पर्सनली आपको ये बात बता रहा हूं कि मैं कोई राजनेता नहीं हूं, ना मैंने कभी कोई चुनाव लड़ा है, और ना मैं कोई छात्र राजनीति में ही कभी सक्रिय रहा हूं। लेकिन एक इस देश का एक वोटर होने के नाते और एक जर्नलिस्ट होने के नाते ये बात मेरे समझ में आती है कि ये अपने आप में बहुत, एक रनिंग इलेक्शन के अंदर इस तरह का स्टेटमेंट देना पॉलिटिकली सुसाइडल है कि ईवीएम पर आप एक रनिंग इलेक्शन में दोष मढ़ना आपने शुरू कर दिया। मैं इसी बात को कह रहा हूं, इसी के लिए मैंने ये बात कही कि बीजेपी के ट्रैप में तो कहीं आप नहीं फंसते जा रहे हैं। आप बताइए, एक रनिंग इलेक्शन में आपके पास क्या कॉन्क्रीट है ये कहने के लिए? अभी परिणाम भी हमारे सामने नहीं है, लेकिन आपने ये कहना शुरू कर दिया कि साहब ईवीएम में गड़बड़ है। देखिए, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, अब जवाब ले लीजिए, आप जवाब ले लीजिए। राजस्थान और मध्य प्रदेश में हम जीते, इसी ईवीएम से जीते। कारण ये था कि जहां हम 90% जीत रहे थे, वहां इस ईवीएम ने 60% पर रोक दिया। उनको पता था कि राजस्थान में जो मुख्यमंत्री थी उससे प्रधानमंत्री खुश नहीं थे, मध्य प्रदेश में जो मामा था उससे खुश नहीं थे, उनको मात देने के लिए। आप देखिए, अर्जुन मुंडा झारखंड के मुख्यमंत्री थे, क्योंकि वडवानी के आदमी थे, उन्होंने जाकर पूरी भारतीय जनता पार्टी को जिताया। ऐसा क्या कारण था कि वही हार गए? इसका जवाब मुझे चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता हैं, वो जमीन के नेता हैं। मैं विपक्ष में होकर भी उनकी तारीफ करता हूं, क्योंकि मैंने उनको देखा है। मैं उनके क्षेत्र में गया था, देखा कि उनकी जय जयकार होती, वो हार गए। जिसको ये चाहते हैं उसको जिताते हैं, जिसको चाहते हैं नहीं जीतते उसको हराते हैं। सही मायने में ये ईवीएम का खेल। अगर ये राजा हरिश्चंद्र के बेटे हैं, सत्यवाद के लिए, तो प्रधानमंत्री बनारस में ही चुनाव करा के दिखा दे, साफ कर देगी देश की जनता। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, और भारत के लोकतंत्र की पूरी दुनिया में साख भी है। और इस लोकतंत्र को इंश्योर करने वाला एक इंस्टीट्यूशन आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन है, जो कि कई देशों में चुनाव प्रक्रिया कैसे आयोजित कराई जाए, इसकी ट्रेनिंग भारत का इलेक्शन कमीशन देता है। मेरा आपसे सवाल यह है कि इस तरह से इंस्टीट्यूशंस की इमेज को टार्निश करना,
हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी इमेज को टार्निश करना और सीधे सीधे उनको ये कह देना, आपको लगता है स्वस्थ राजनीति है ये डिबेट? इससे लोकतंत्र हेल्दी होता है? 7 साल में हो क्या रहा है आपने देखा ही है। लोकतंत्र को लूटा जा रहा है, खरीदा जा रहा है। इसमें क्या, अगर ममता के बीजेपी के 5, 7, 10 विधायक कम भी हो गए तो खरीद लेंगे, सरकार कोई बना जाएंगे। मध्य प्रदेश में आपने देखा, राजस्थान में देखा, कहां लोकतंत्र, 2 सीट 3 की वहां इन्होंने सरकार बना ली, लोकतंत्र बचा कहां है? और चुनाव आयोग कर क्या रहा है? चलिए, ऐसे में सवाल ये है, चुनाव आयोग मिला हुआ इनके साथ, ये तो देश का बच्चा कह रहा है इस बात को। एक रनिंग इलेक्शन के अंदर इस तरह की बात करना क्या दर्शाता है? नहीं, मुझे लगता है ये बहुत जगदीश जी ने बड़ा बचपने की बातें कही, और एक नेता होने के नाते इनको ये बातें नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अलावा भी जितने भी संस्थाएं संवैधानिक बनी हुई हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए, जहां तक मेरा अनुभव कहता है वो कांग्रेस की सरकार रहते हुए बनी है। पूरा संवैधानिक ढांचा कांग्रेस की सरकार के रहते हुए बना। यदि उसमें कांग्रेस ने कुछ ऐसे लूपपोल छोड़े हैं कि वास्तव में जो केंद्र में सरकार होगी वो इन संस्थानों के हंटर से विपक्ष को दबाने का काम करे या लोकतंत्र से खिलने का काम करे, और यदि वो कांग्रेस ने किया भी होगा तो निश्चित तौर से मैं कहता हूं बीजेपी कर रही होगी। यदि उसने उस समय लूपपोल नहीं छोड़े और कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया है तो मैं नहीं कह सकता कि वो बीजेपी कर रही है, क्योंकि संवैधानिक ढांचा जो भी तैयार हुआ उन संस्थाओं का, चाहे इलेक्शन कमीशन का हो, चाहे जुडिशल का हो, चाहे मीडिया से संबंधित तमाम ऐसे एक्ट बने हों, या ईडी को लेकर के, सीबीआई को लेकर के, वो सारी चीज़ें कांग्रेस की सरकार रहते हुए हुई हैं। मुझे जगदीश शर्मा जी ये बता दें, क्या उन संस्थानों के संवैधानिक ढांचे में क्या 2014 के बाद छेड़छाड़ हुई है? क्या उसमें कुछ चेंज करने का प्रयास किया गया है? क्या उनके मुखियाओं की जो नियुक्ति होती है उस नियुक्ति में क्या कोई बीजेपी की सरकार ने आकर के फेरोबदल किया है? यदि ऐसा नहीं है तो मुझे लगता है नहीं है। दूसरा, विपक्ष के रहते हुए यदि ऐसे संवैधानिक ढांचों पर आरोप लगेंगे तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र फिर बचा ही नहीं। और जो अन्य देशों में घटनाएं होती हैं कि जहां जनता आंदोलन करके या सड़कों पर उतर करके तख्ता पलट करती है, वही स्थिति कहीं भारत में ना हो जाए। ये राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी आशुतोष जी बनती है। हो सकता है कि आज कांग्रेस विपक्ष में है, अगले 5 साल में फिर सत्ता में आ जाए और बीजेपी विपक्ष में हो जाए, लेकिन ये सारी राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी बनती है कि जो लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए जितने भी संवैधानिक ढांचे इस देश में बने हैं उन पे विश्वास जनता का कायम रहना बहुत आवश्यक है। यदि विश्वास हट गया जनता का तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा नुकसान इन राजनीतिक दलों को। आप कह रहे हैं कि इन इंस्टीट्यूशंस की इमेज को इस तरह से तार करना उचित नहीं है। मैं लौटूंगा जगदीश जी आपके पास, मैं लौटूंगा आपके पास जरूर। इस विषय पर हम आगे चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होते हैं।